welcome to Magnet Brains. This is Barkha Gupta, your IP educator for class 11th. So students, last वीडियो में हमने डिस्कस किया था आपकी बुक क्लास 11th IP का चैप्टर नंबर 1 बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, जिसका टॉपिक था इवोल्यूशन एंड हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, जिसमें हमने कुछ 5-6 जनरेशंस के बारे में भी पढ़ा था. ओके, आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कंप्यूटर मेमोरी के बारे में, जो कि नेक्स्ट टॉपिक है आपके चैप्टर का. अब कंप्यूटर मेमोरी, देखो कंप्यूटर एक डिवाइस है जो किससे मिलकर बना है, कुछ यूनिट से मिलकर बना है, जैसे इनपुट, आउटपुट, प्रोसेस, स्टोरेज. ओके, तो इनपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट तो हमने डिस्कस कर लिया है. कुछ हमने इवोल्यूशन भी देखा था, हिस्ट्री भी देखी थी कंप्यूटर की. आज हम डिस्कस करने वाले हैं स्टोरेज डिवाइसेस के बारे में. क्लियर? तो बेसिकली जो कंप्यूटर मेमोरी है उसको हम किस यूनिट के नाम से जानते हैं? उसे हम जानते हैं स्टोरेज यूनिट के नाम से. इट मींस कि कंप्यूटर में डेटा को, इंस्ट्रक्शंस को स्टोर करने के लिए जिस यूनिट का यूज किया जाता है वो होती है मेमोरी स्टोरेज यूनिट. क्लियर? अब मेमोरी में डेटा कैसे स्टोर होता है, क्योंकि क्वेश्चन ये अराइज होता है. क्लियर? जैसे हमारे पास ब्रेन होता है, मेमोरी होती है, तो हम हर चीज को रिकॉग्नाइज कर लेते हैं और स्टोर करके रखते हैं. सिंपल वैसे ही कंप्यूटर में भी क्या होता है, सीपीयू में मेमोरी होती है. अब वो जो मेमोरी होती है जिसमें डेटा स्टोर होता है, तो वो किस फॉर्म में होता है, कैसे होता है? कंप्यूटर में डेटा स्टोर बाइनरी डिजिट्स के फॉर्म में सेव होता है. क्लियर? अब बाइनरी डिजिट्स के फॉर्म में क्यों सेव होता है? क्यों? क्योंकि कंप्यूटर समझता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है. अब जब वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को समझता है, इट मींस कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स दो तरीके से होते हैं, मतलब हाई वोल्टेज में या लो वोल्टेज में. तो लो वोल्टेज के लिए जो सेट होती है डिजिट वो होती है 0, और हाई वोल्टेज के लिए जो डिजिट सेट होती है वो होती है 1. ठीक है? तो कंप्यूटर सिस्टम में जो मेमोरी होती है उसमें जो डेटा होता है वो 0 और 1 के फॉर्म में होता है. 0 और 1 को ही बाइनरी नंबर कहा जाता है. बाइनरी मतलब 2 डिजिट. ओके, तो कंप्यूटर सिस्टम में 2 डिजिट होती है जिसके थ्रू मेमोरी में डेटा सेव होता है. तो बेसिकली आपको ये चीज बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है कि कंप्यूटर सिस्टम यूज करता है किसका? बाइनरी नंबर्स का. क्यों? डेटा को स्टोर करने के लिए, इंस्ट्रक्शंस को सेव करने के लिए, है ना. So a computer system needs memory to store the data and instructions for processing. जो भी आप डेटा एंटर करते हो किसी भी इनपुट डिवाइस के थ्रू, टेक्सचुअल, वीडियो, ऑडियो, साउंड, कोई सा भी डेटा, वो डेटा जब कंप्यूटर सिस्टम तक जाता है, इंस्ट्रक्शंस जब कंप्यूटर सिस्टम तक पहुंचती है, मतलब सीपीयू प्रोसेसर के पास जाती है, तो प्रोसेसर उसे प्रोसेस करता है, साथ ही साथ उसे मेमोरी में सेव करता है. तो मेमोरी में जब डेटा सेव होता है तभी वो अगेन एंड अगेन उसे प्रोसेस कर सकता है. तो प्रोसेसिंग के लिए डेटा इंस्ट्रक्शंस पर हमें जरूरत होती है कंप्यूटर में मेमोरी की, स्टोरेज यूनिट की. अ कंप्यूटर सिस्टम यूज बाइनरी नंबर्स. किन नंबर्स का यूज करता है? बाइनरी नंबर्स का. बाइनरी मतलब 2, टर्नरी मतलब 3, है ना. आपने ये सिस्टम्स तो देखे होंगे. तो बाइनरी मतलब 2 नंबर्स का यूज करता है, जिन नंबर्स को हम कहते हैं बाइनरी डिजिट्स, बिट्स 0 एंड 1, डेटा को प्रोसेस करने के लिए. सो विच आर द बेसिक यूनिट्स ऑफ मेमोरी आर कॉल्ड बिट्स. तो जो बेसिक यूनिट हुई मेमोरी की वो क्या हुई? बिट्स. अब देखो, आप सोच रहे होंगे कि कैसा डेटा, हर तरीके का डेटा, चाहे आप कोई टेक्स्ट लिख रहे हो, कोई नंबर लिख रहे हो, कोई स्पेशल कैरेक्टर लिखते हो, या आप कोई वॉइस इनपुट कर रहे हो वॉइस रिकॉग्निशन सिस्टम के थ्रू, या फिर आप बायोमेट्रिक सेंसर्स के थ्रू रेटिना स्कैन करके कंप्यूटर सिस्टम तक पहुंचा रहे हो. जैसे आधार कार्ड पे आपका थंब प्रिंट स्क्रीन होता है, स्कैनर के थ्रू आप कोई इमेज इंसर्ट कर रहे हो. तो किसी भी तरीके का डेटा जब कंप्यूटर सिस्टम में इनपुट होता है और इनपुट के थ्रू जब वो सीपीयू में प्रोसेसिंग के लिए जाता है, एट दैट टाइम वो सभी तरीके का डेटा कन्वर्ट हो जाता है बिट्स में, बाइनरी फॉर्मेट में. अब वो बिट्स और वो बाइनरी फॉर्मेट डिवाइड होती है 0 एंड 1 में. ओके, तो 0 एंड 1 क्या हुआ? बिट्स हुई. बिट्स में क्या होता है? डेटा सेव होता है. कहां सेव होता है? कंप्यूटर मेमोरी में. क्लियर? अब सिर्फ 0 और 1 के फॉर्म में होता है, लेकिन ये 0 और 1 के फॉर्म से बनती है कंप्यूटर मेमोरी का मेजरमेंट. कंप्यूटर मेमोरी को मेजर भी किया जाता है. जैसे ये मैंने लाइन खींची. क्लियर? अब इस लाइन को आप मेजर कर सकते हो किसमें? सेंटीमीटर्स में, है ना, या फिर हम इसे मीटर्स में भी मेजर कर सकते हैं, या आप कहीं ट्रैवल करते हो तो डिस्टेंस को हम मेजर करते हैं किलोमीटर्स में. तो सिंपल वैसी जो कंप्यूटर की मेमोरी होती है उसे मेजर किया जाता है बिट्स में, बिट्स से बनने वाले और कॉम्बिनेशंस के साथ. ओके, तो अब ये बिट्स से जो कॉम्बिनेशंस बनते हैं जिसमें हम डेटा इंस्ट्रक्शंस को, लार्ज डेटा इंस्ट्रक्शंस को कंप्यूटर मेमोरी में सेव करते हैं, तो वो क्या कॉम्बिनेशंस होते हैं? वो कॉम्बिनेशन बेसिकली होते हैं, ये एक बिट होती है 0,
ये दूसरी बिट होती है 1। अब देखो इसको सिर्फ हम, जो मैंने अभी बताया कि वोल्टेज ऑन ऑफ होता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को कंप्यूटर मेमोरी समझती है ना, प्रोसेसर में ट्रांजिस्टर्स होते हैं, तो ट्रांजिस्टर्स की दो ही कंडीशन होती है, ऑन ऑफ, राइट। तो यही 0 1 क्या होता है, वहां पे सेव होता है। लेकिन इस 0 1 को कंप्यूटर लैंग्वेज में और भी नामों से जाना जाता है। जैसे हम 0 को बोलते हैं फॉल्स कंडीशन, 1 को बोलते हैं हम ट्रू कंडीशन। क्लियर। तो इसी तरीके से जब आपको कंप्यूटर में डेटा सेव करना है, ओके, और लार्ज अमाउंट में यदि आपको डेटा सेव करना होता है, तो इन बिट्स से मिलकर बनते हैं कॉम्बिनेशंस। जैसे मैंने यहां पे लिखा हुआ है 4 बिट, तो 4 बिट से मिलकर क्या बनता है, 1 निबल, है ना। और 8 बिट से मिलकर बनता है 1 बाइट। कैसे, देखो 4 बिट, सपोज मैंने लिखा 001001, ये 1 और 0 के कॉम्बिनेशन से बना हुआ है, ये 1 बिट है। इसी तरीके से ये कितनी हो गई, 4 बिट। तो ये जो 4 बिट है, ठीक है, ये 4 बिट मिलकर क्या बनाती है, इन 4 बिट्स को हम क्या बोलते हैं, 1 निबल। ठीक है। अब ये 4 बिट का कॉम्बिनेशन बना कैसे, 1 और 0 इन दो के कॉम्बिनेशन से बना। कैसे, पहले आपने 1 को यही रहने दिया, आपने 3 बार 0 यूज कर लिया, या फिर आपने 2 बार 1 यूज करा, 2 बार 0 यूज करा, तो इस तरीके से क्या हो गए, इनके बन गए कॉम्बिनेशंस। क्लियर। तो हर एक डेटा को रिप्रेजेंट किया जाता है बिट्स में। क्लियर। तो ऐसे ही कॉम्बिनेशंस बनते जाते हैं। बात समझ में आ रही है। इसी तरीके से बिट्स के कॉम्बिनेशन बनते जाते हैं, और इन्हीं कॉम्बिनेशन से जब 4 बिट बनती हैं, तो 4 बिट को हम बोलते हैं 1 निबल। क्लियर। और सिंपल ऐसी जब 8 बिट बनती है, मतलब 10001000, इस तरीके के जब बिट्स का कॉम्बिनेशन होता है जिसमें 8 बिट मिलती है, तो 8 बिट को हम बोलते हैं 1 बाइट। क्या बोलते हैं, 1 बाइट। बेसिकली बच्चे इस, जो मैं अभी आपको मेमोरी कन्वर्जन बता रही हूं, इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं। तो यदि ये क्वेश्चन आपके एमसीक्यू में आता है, तो अब आप इसे बहुत अच्छे से लिख सकते हो। 4 बिट के कॉम्बिनेशन को 1 निबल बोलते हैं, 8 बिट के कॉम्बिनेशन को 1 बाइट बोलते हैं। बस फिर इसी तरीके से कॉम्बिनेशन आगे बढ़ता जाता है। क्लियर। अब इसको आप और अच्छे से समझ सकते हो कि जो बाइनरी नंबर सिस्टम है वो 2 डिजिट पे वर्क करता है, 0 एंड 1 पे, है ना। तो इसीलिए इसका बेस क्या होता है, 2 होता है। ठीक है। अब डेसिमल नंबर सिस्टम 10 डिजिट पे वर्क करता है, तो उसका बेस हम क्या ले लेते हैं, 10 ले लेते हैं। ठीक है। ऑक्टल के लिए, ऑक्टा नंबर के लिए, ऑक्टल के लिए हम 8 ले लेते हैं। हेक्साडेसिमल के लिए उसका बेस 16 ले लेते हैं। तो सिंपल यहाँ पे जो बाइनरी नंबर सिस्टम होते हैं वो 2 डिजिट पे वर्क करते हैं, इसलिए हम इसका बेस क्या बोलते हैं, 2, और इसीलिए इसको बाइनरी भी कहा जाता है। क्लियर। सो होप आपको ये चीज अच्छे से समझ में आई। अब इनसे बनने वाले और कॉम्बिनेशंस को हम समझते हैं। क्या कॉम्बिनेशंस होते हैं, कुछ इस तरीके से आपकी बुक में भी मेंशन है। ओके। सो मेजरमेंट यूनिट्स फॉर डिजिटल डेटा, डेटा को मेजर करने के लिए मेमोरी में यहाँ पे कुछ कॉम्बिनेशंस आपको दिए हुए हैं, जिसमें हमने 2 कॉम्बिनेशंस देखे थे बेसिक। क्या देखे थे बेसिक कॉम्बिनेशन, लाइक 4 बिट्स को मिलकर बनता है 1 निबल, एंड 8 बिट्स को मिलाकर हमने क्या बनाया, 1 बाइट। ओके। अब जब इस तरीके से बाइट्स आपस में मिलती हैं, तो बाइट से एक न्यू हम बोल सकते हैं कि स्टोरेज क्रिएट होती है। फाइन। तो जब 1024 बाइट्स मिलती है, तो क्या बन जाता है, 1 KB। 1 KB मतलब किलो बाइट। ओके। इनके फुल फॉर्म्स भी आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। 1024 बाइट्स जब मिलती है, तो 1024 बाइट से बनता है 1 किलो बाइट। सिंपल ऐसे जब 1024 किलो बाइट, 1024 किलो बाइट यदि मिलती है, तो उससे बनता है 1 मेगाबाइट। MB फॉर मेगाबाइट। और इसी तरीके से जब 1024 मेगाबाइट यदि मिलती है, तो उनसे बनता है 1 गीगाबाइट। और सिंपल 1 गीगाबाइट, 1024 गीगाबाइट के कॉम्बिनेशन से बनता है 1 टेराबाइट। तो ये जो मैं आपको बता रही हूं ना, लाइक दिस, क्या कि बिट सबसे छोटा होता है, उससे बड़ा बाइट निबल होता है। ठीक है। देन निबल से फिर बड़ा क्या होता है, बाइट। देन बाइट से ग्रेटर होता है किलोबाइट, किलोबाइट से ग्रेटर मेगाबाइट, मेगाबाइट से ग्रेटर गीगाबाइट, गीगाबाइट से ग्रेटर होता है आपका क्या, इसी तरीके से पेटाबाइट। ओके। पेटाबाइट से ग्रेटर होता है अपना टेराबाइट, एक्साबाइट, जेटाबाइट, योटाबाइट। सो होप आपको ये चीज अच्छे से समझ में आ गई होगी। जिस भी स्टूडेंट को इस चीज में डाउट है, ओके, वो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, क्योंकि ये है मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कंप्यूटर मेमोरी का, जो आपके एमसीक्यूज क्वेश्चन में जरूर पूछा जाएगा। और यहां पर होते हैं बच्चे कंफ्यूज्ड। तो आपको क्या ध्यान रखना है, बेसिकली आपको ध्यान रखना है 4 बिट से 1 निबल, 8 बिट से 1 बाइट, ये बेसिक्स। अब
इसी तरीके से बाइट्स आगे बढ़ती जाती हैं। तो बाइट्स का जो इंक्रीमेंट है वो कैसे हो रहा है, 1024 से हो रहा है। तो 1024 बाइट जब मिली तो केबी बना, 1024 केबी मिली तब क्या बना, मेगाबाइट, एमबी से 1024 एमबी से गीगाबाइट, और इसी तरीके से 1024 जीबी से टेराबाइट। और इसी को कंटिन्यू कर लेते हैं 1024 टीबी, यदि टेराबाइट को मिलाते हैं तो बन जाता है पेटाबाइट। और सिंपल यदि इसी तरीके से 1024 पेटाबाइट को यदि आप ज्वाइन करते हो, है ना, तो पेटाबाइट से कौन सा मेजरमेंट बनता है मेमोरी का, एक्साबाइट। मतलब पेटाबाइट से भी ज्यादा लार्ज मेमोरी एरिया को यदि आप मेजर करोगे तो वो एक्साबाइट होगा। ओके, और इसी तरीके से 1024 एक्साबाइट से मिलकर बनेगा जेटाबाइट, 1024 जेटाबाइट को मिलाओगे तो बनेगा योटाबाइट। ओके, सो इतना लार्ज तो नहीं पूछेंगे, लेकिन आपसे ये जरूर पूछा जा सकता है पेटाबाइट, टेराबाइट, गीगाबाइट, मेगाबाइट और किलोबाइट। सो होप आपको ये चीज अब अच्छे से क्लियर हो गई होगी कि मेमोरी को मेजर करने के लिए हमारे पास अलग अलग तरीके से मेजरमेंट के तरीके होते हैं। जैसे किलोबाइट में मेजर करते हो, मेगाबाइट में मेजर करते हो, गीगाबाइट में। अब इसका एग्जांपल यदि हम बात करें तो आपने सभी ने स्टोरेज एरिया सुना होगा, आपके सबके पास सेल फोन्स होंगे। तो मोबाइल फोन एंड्रॉइड में रैम रोम होती है, मेमोरी होती है। तो उस मेमोरी को भी आप बोलते हो ना 4GB, 5GB, 10GB। तो ये क्या होता है, ये मेमोरी मेजरमेंट का ही तरीका होता है जिसमें आप अपने फोटोज, वीडियोज, मीडिया, जो भी आपका वर्क होता है, ओके, वो आप सेव करते हो। सिंपल ऐसी कंप्यूटर की मेमोरी भी होती है और उस मेमोरी को भी इसमें मेजर किया जाता है। ओके, अब हम देखने वाले हैं कि ये जो मेमोरी है, गीगाबाइट, मेगाबाइट, योटाबाइट और पेटाबाइट, क्लियर, ये कितने टाइप की होती हैं। तो बेसिकली जो कंप्यूटर की मेमोरी होती है उसको डिवाइड किया गया है 2 पार्ट्स में। कौन से 2 पार्ट में, पहला होता है प्राइमरी मेमोरी और सेकंड होता है सेकेंडरी मेमोरी। ये आप सभी को बहुत अच्छे से पता होगा, आप बिल्कुल स्टार्टिंग से, मतलब जब से आपने कंप्यूटर पढ़ना स्टार्ट किया होगा तब से आपने सुना होगा कि 2 टाइप की मेमोरी होती है, प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। आज इस वीडियो में हम ये सारी चीजें डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ओके, सो प्राइमरी मेमोरी क्या होती है। प्राइमरी मेमोरी बेसिक, जैसे नाम से समझ में आ रहा है ना, प्राइमरी मतलब जिसके बिना आप कुछ नहीं कर सकते। प्राइमरी सबसे पहला, हम प्रायोरिटी बेसिस पे यदि बात करते हैं तो प्राइमरी मेमोरी आपके कंप्यूटर सिस्टम में होना चाहिए। सेकेंडरी मतलब सेकंड तरीके से आप जिसका यूज करते हो, है ना, सेकेंडरी ऑप्शन। जैसे किसी भी काम को करने के लिए या किसी भी चीज को सिलेक्ट करने के लिए आपके पास 2 ऑप्शंस होते हैं। प्राइमरी ऑप्शन जिसके थ्रू आप नहीं कर पाओगे, आपको वो सिलेक्ट ही करना है। सेकेंडरी ये नहीं तो हम उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। जस्ट लाइक दैट यहाँ पे 2 मेमोरी होती है और दोनों की इंपॉर्टेंस अपनी अपनी होती है। ठीक है, प्राइमरी मेमोरी, मेन मेमोरी भी हम इसे कहते हैं। क्या कहते हैं हम इसे, मेन मेमोरी। ओके, जिसके बिना कंप्यूटर सिस्टम आपका वर्क नहीं कर सकता है। जो भी प्रोसेसिंग काम होता है वो सब मेन मेमोरी के थ्रू ही होता है। सेकेंडरी मेमोरी को हम बोलते हैं ऑक्सिलरी मेमोरी के नाम से भी जानते हैं। ओके, तो यदि एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि सेकेंडरी मेमोरी को और क्या, किस नाम से जानते हैं, तो आप ध्यान रखिए उसमें ऑक्सिलरी मेमोरी भी कहा जाता है। ओके, अब प्राइमरी मेमोरी का बेसिकली काम क्या होता है ये डिस्कस कर लेते हैं। प्राइमरी मेमोरी का काम होता है मेन वर्क कि सीपीयू से, जो प्रोसेसर होता है, माइक्रो प्रोसेसर, जो सारे डेटा इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस करता है, कैलकुलेशन करता है, लॉजिक सप्लाई करता है, सारे डिवाइसेस को कंप्यूटर सिस्टम के कंट्रोल करता है, उससे डायरेक्टली कम्युनिकेट करना। मतलब प्रोसेसर से जो मेमोरी डायरेक्टली कम्युनिकेट करती है वो कहलाती है प्राइमरी मेमोरी, मेन मेमोरी। ओके, अब डायरेक्टली कम्युनिकेट करने के लिए कौन सी मेमोरी हुई, मेन मेमोरी, और ये हमारे सिस्टम में होना बहुत जरूरी होता है। प्राइमरी मेमोरी होती है एक्सपेंसिव भी, ओके, क्योंकि ये सीपीयू से डायरेक्टली कम्युनिकेट करती है। जो भी आप काम करते हो, जो भी फाइल बनाते हो, ऑडियो सुनते हो, वीडियो सुनते हो, व्हाटएवर, वो सारी चीजें सबसे पहले कहां पे सेव होती है, प्राइमरी मेमोरी में सेव होती है। ओके, तब वहीं से वो सारी चीजें एक्सेस करता है कौन, प्रोसेसर। तो अब बात समझ में आई कि प्रोसेसर को प्रोसेस करने के लिए जो भी डेटा इंस्ट्रक्शन चाहिए होते हैं वो उन्हें कौन प्रोवाइड करता है, प्राइमरी मेमोरी, मेन मेमोरी प्रोवाइड करती है। ओके, अब बात कर लेते हैं सेकेंडरी मेमोरी की, फिर हम बात करेंगे इनके फर्दर टाइप्स की। ओके, अब सेकेंडरी मेमोरी क्या हुई, जो डायरेक्टली सीपीयू से कम्युनिकेट नहीं करती है ना। जब मैंने ब्लॉक डायग्राम आपको कंप्यूटर सिस्टम का समझाया था फर्स्ट वीडियो में, तो जिसने भी फर्स्ट वीडियो नहीं देखी बहुत अच्छे से जाकर देख लो उसको, क्योंकि इसमें मैंने ब्लॉक डायग्राम में बताया था कि सेकेंडरी मेमोरी कहां होती है, प्राइमरी मेमोरी कहां होती है। ओके, तो सीपीयू का जो मेन पार्ट होता है प्रोसेसर का, तो प्रोसेसर के जस्ट पास में आपको प्राइमरी मेमोरी मिलती है। ओके, सेकेंडरी मेमोरी इनडायरेक्टली कम्युनिकेट करती है सीपीयू से। कैसे कम्युनिकेट करती है,
इनडायरेक्टली। ओके, हम इस ऐसा भी बोल सकते हैं कि प्राइमरी मेमोरी को हम टेम्पररी मेमोरी भी बोलते हैं और सेकेंडरी मेमोरी को हम परमानेंट मेमोरी भी बोलते हैं। तो इनडायरेक्टली कम्युनिकेट करती है, मतलब कि जब कोई ऐसी फाइल होती है या कुछ ऐसा डेटा होता है जो परमानेंटली आपको सेव करना है अपने कंप्यूटर सिस्टम में, तो वो डेटा कहां जाके सेव होता है? सेकेंडरी मेमोरी में सेव होता है। इसीलिए इसे क्या बोलते हैं हम? परमानेंट मेमोरी। और प्राइमरी मेमोरी को क्या बोलते हैं हम? मेन मेमोरी। ओके, बात समझ में आई? अब डिस्कस करते हैं हम इनके टाइप्स को, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो प्राइमरी मेमोरी का सबसे पहला जो टाइप है वो है रैम एंड सेकंड है रोम। क्लियर? अब रैम और रोम फुल फॉर्म सबको क्लियर है? ऑब्वियस, क्योंकि बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं प्राइमरी मेमोरी 2 टाइप की होती है, रैम एंड रोम। तो रैम का मतलब होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। ओके, यदि नहीं भी आता है फुल फॉर्म आपको तो घबराने की जरूरत नहीं है, आप यहां से लिख सकते हो, आपकी बुक में भी लिखा हुआ है, यू कैन नोट डाउन। ओके, सो रैम का फुल फॉर्म क्या हुआ? रैंडम एक्सेस मेमोरी। और रोम का फुल फॉर्म क्या हुआ? रीड ओनली मेमोरी। आगे फर्दर हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। अब रैंडम एक्सेस मेमोरी और रीड ओनली मेमोरी में दोनों में क्या डिफरेंस है? रैम, रोम कॉमन मेमोरीज हैं, हर एक आजकल डिवाइस में, गैजेट्स में पाई जाती है, चाहे आप बात करो लैपटॉप की, कंप्यूटर की, मोबाइल फोन्स की, इलेक्ट्रिक ओवन की, डिजिटल वॉच की, वॉशिंग मशीन्स की। तो जितने भी टेक्नोलॉजी बेस्ड डिवाइसेस है, हर डिवाइसेस में रैम और रोम जैसे हम बोल सकते हैं कि जो मेमोरीज होती है पाई जाती है। क्यों लगाई जाती है डिवाइसेस? क्योंकि हम डिजिटल वर्ल्ड में जी रहे हैं, राइट? और यहां पर हर एक पर्सन चाहता है क्या? अपने डेटा को सेव करना, इंस्ट्रक्शंस को सेव करना। ओके, तो जब वो इंस्ट्रक्शंस को, डेटा को सेव करना चाहता है तो ऑब्वियस हमें इन मेमोरीज की नीड होती है। क्लियर? जैसे कि यदि हम बात करते हैं किसकी? वॉशिंग मशीन की। तो वॉशिंग मशीन, जो ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन आ रही है, उसमें आपने देखा होगा कि वहां पे आपको सिंपल टाइम सेट कर देना है। ओके, अब टाइम सेट यदि आपने कर दिया 20 मिनट, सपोज आपने सेट कर दिया, तो जब भी टाइमर 20 मिनट होगा कंप्लीट, तभी वो टाइमर आपको सुनाई देगा। क्लियर? टाइमर वो तभी रिंग होगा। क्लियर? तो यहां पर 20 मिनट्स आपने सेट कर दिया, मतलब आपने कुछ इंस्ट्रक्शंस दे दिए, तो वहां पे अंदर कहीं रोम फिट होगी और रोम में वो इंस्ट्रक्शंस परमानेंटली सेव हो गए। तो अब जब भी आप मशीन को ऑन करोगे ना, तब वो मशीन में वो टाइमर सेम सेट रहेगा जब तक आप उसको चेंज नहीं करोगे। फाइन? तो ऐसा ही होता है जैसे डिजिटल वॉच भी यदि आप यूज करते होंगे तो उसमें भी इसी तरीके से रोम यूज होती है, मोबाइल फोन्स में रोम यूज होती है। ओके, सो यहां पर रैम और रोम में बेसिक जो डिफरेंस वो यही है कि रोम होती है परमानेंट प्राइमरी मेमोरी जिसमें डेटा परमानेंटली सेव होता है, और रैम होती है टेम्पररी मेमोरी। कौन सी मेमोरी होती है? टेम्पररी। इट मींस कि इन्हें हम और एक नाम से भी जानते हैं। रैम को हम बोल सकते हैं, क्या बोलते हैं हम रैम को? टेम्पररी मेमोरी बोला है, मतलब ये हो गई आपकी वॉलेटाइल मेमोरी। अब वॉलेटाइल वर्ड भी आपने बहुत बार सुना होगा। क्या होता है वॉलेटाइल का मतलब? बेसिकली रैम क्योंकि टेम्पररी मेमोरी, मतलब इसमें डेटा टेम्पररीली सेव होता है, डिलीट भी हो सकता है ना? तो जब आप कोई फाइल बना रहे हो, सपोज आप कोई सी फाइल बना रहे हो वर्ड में, एक्सेल में, या फिर आप कुछ भी व्हाटएवर आप कुछ टाइप कर रहे हो, एंड एट दैट टाइम लाइट चली गई और वो फाइल आपने सेव नहीं की है, तो लाइट चली गई तो क्या होगा उस केस में? आपके सिस्टम से वो फाइल डिलीट हो जाएगी। ओके, तो उस केस में रैम में वो डेटा होता है जब आप काम कर रहे होते हो, तो जब वो रैम में डेटा है, इट मींस कि रैम से वो डेटा डिलीट हो जाएगा। इसी को बोलते हैं वॉलेटाइल मेमोरी। ओके, तो वॉलेटाइल का मतलब कि व्हेन द इलेक्ट्रिक पावर गोज ऑफ, आपका जो भी डेटा इंस्ट्रक्शंस है वो डिलीट हो जाती हैं, इसीलिए इसे हम टेम्पररी मेमोरी भी कहते हैं। बट आजकल तो बहुत सारे डिफरेंट टाइप की रैम्स आ गई हैं। ओके, तो इस डिसएडवांटेज को कहीं ना कहीं ओवरकम हम कर चुके हैं। फाइन, अब रोम क्या हुई? नॉन वॉलेटाइल मेमोरी, क्योंकि इसमें से क्या होता है? डेटा डिलीट नहीं होता है। ओके, अब कैसे डिलीट नहीं होता है? आप सभी सिस्टम स्टार्ट करते हो, लैपटॉप स्टार्ट करते हो, अपना मोबाइल फोन स्टार्ट करते हो, जब आप रीस्टार्ट करते हो, ओके, या जैसे ही आप अपने सिस्टम को स्टार्ट करते हो तो आपने देखा होगा एक सबसे पहली प्रोसेस जो होती है, वो सबसे पहली प्रोसेस क्या होती है? ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होता है ना? तो जब ऑपरेटिंग सिस्टम लोड हो रहा है, इट मींस कि आपको कुछ प्रोसेस रन होती हुई दिखती है अपने सिस्टम पे। ब्लैक कलर का स्क्रीन आता है, उसमें कुछ लिखा होता है, कोड, बायोस रन होता है एक्चुअली इस प्रोसेस में, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, जिसमें पूरा आपका कंप्यूटर सिस्टम
क्या होता है, बूट होता है, बूटिंग प्रोसेस बोलते हैं उसमें। सारी कंप्यूटर सिस्टम के एक एक डिवाइस को, सॉफ्टवेयर को, एप्लीकेशंस को, सब चीजों को चेक किया जाता है, सारी चीजें सही है नहीं है। ओके, तो ऑपरेटिंग सिस्टम लोड हो रहा है, मतलब वो कैसे लोड हो रहा है, वो परमानेंटली कहीं ना कहीं सेव है ना। अब हर बार जब सिस्टम ऑन करते हो तब वो चीज प्रोसेस अगेन एंड अगेन रन होती है, कभी वो डिलीट होती है, या आप उसमें चेंजेस कर सकते हो, बिल्कुल नहीं कर सकते हो ना। तो ये जो सारी चीजें हैं, जो ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होना, ओके, ये जो प्रोसेस है वो सब कहां सेव होती है, रोम में सेव होती है। इसीलिए इस मेमोरी को बोलते हैं रीड ओनली मेमोरी, जिसका डेटा सिर्फ और सिर्फ आप रीड कर सकते हो, है ना। और रैम को इसलिए बोला है रैंडम एक्सेस मेमोरी, क्योंकि यहां पर जो डेटा है आप रीड भी कर सकते हो, साथ ही साथ उसे राइट भी कर सकते हो, उसमें चेंजेस कर सकते हो। ओके, सो होप आपको ये चीज अच्छे से समझ में आई रैम रोम के बारे में। अब हम डिस्कस कर लेते हैं इनके टाइप्स। क्लियर, इसको और अच्छे से समझ सकते हैं हम यदि हम इसको ह्यूमन से कंपेयर करते हैं। तो आपको अपना नाम याद है, ओके, आपका डेट ऑफ बर्थ आपको याद है, अपने फादर्स का नेम, मदर्स का नेम, ये परमानेंटली याद रहता है, कभी भूलते हो क्या, नहीं भूलोगे, है ना। आपके बेस्ट फ्रेंड का नाम याद होगा, उसकी हैबिट्स क्या है वो भी आपको याद रहेगी, जो आपको सबसे अच्छी लगती है मूवी वो भी आपको याद रहेगी। ये जो कुछ चीजें हैं जो हम कभी नहीं भूलते हैं, जो हमारे माइंड में परमानेंटली सेव होती है, ओके, तो वो जो चीज सेव होती है वो किसका एग्जांपल हुआ, एक तरीके से रोम। हमारे माइंड में भी, ब्रेन में भी रोम होती है, जिसमें हम सारी चीजों को परमानेंटली सेव करते हैं। क्लियर। अब परसों क्या बनाया था मम्मा ने खाने में, क्लियर। 4 दिन पहले आपके टीचर ने क्या पढ़ाया था, 10 दिन पहले आपने कौन सी मूवी देखी थी, कौन सा गेम खेला था, राइट। ये जो चीजें होती है ये हमारे ब्रेन में एक टेम्परेरी मेमोरी होती है, जहां पे सेव होती है, जो हम तुरंत भूल जाते हैं। क्लियर, तो वो होती है रैम। सो होप अब आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा ये चीज। फाइन, अब हम डिस्कस करते हैं इनके टाइप्स। तो इनके टाइप्स में पहला रैम का टाइप है एसरैम एंड डीरैम। अब एसरैम क्या होती है और डीरैम क्या होती है। एसरैम का फुल फॉर्म होता है स्टैटिक रैम, डीरैम का फुल फॉर्म होता है डायनेमिक रैम। इसे हम पढ़ेंगे डिटेल में। रोम के 3 टाइप होते हैं, पी रोम, ईपी रोम एंड ईईपी रोम। अब पी रोम का मतलब प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, रोम मतलब रीड ओनली मेमोरी, याद रखो। पी से प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, जो एक बार प्रोग्राम होती है, ओके, फिर आप उसके डेटा को डिलीट नहीं कर सकते हो। ईपी रोम इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ई फॉर इरेजेबल, और डबल ई का मतलब हो गया इलेक्ट्रिकली इरेजेबल। इन्हें हम डिस्कस करने वाले हैं, ओके। अब सेकेंडरी मेमोरी के जो टाइप्स है वो क्या हो गए। सबसे पहले यहां पे आ रहा है मैग्नेटिक टेप। सेकेंडरी मेमोरी जैसे मैंने अभी बताया आपको, क्या बताया कि सेकेंडरी मेमोरी स्पेशली बैकअप के लिए भी यूज की जाती है। जब आपको डेटा का बैकअप लेना है या फिर लार्ज अमाउंट में जब डेटा होता है उसे सेव करना है, तब हम सेकेंडरी मेमोरी का यूज करते हैं। अब सेकेंडरी मेमोरी के यदि टाइप्स की बात करते हैं तो मैग्नेटिक टेप, मैग्नेटिक डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क, फ्लैश मेमोरी, ये जो 4 मैंने यहाँ पे टाइप्स आपको बताए हैं, ये सेकेंडरी मेमोरी के टाइप्स होते हैं, ओके। जिसमें मैग्नेटिक टेप बहुत ओल्ड स्टोरेज डिवाइस है। मैग्नेटिक डिस्क को मैंने यहाँ 2 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, फ्लॉपी डिस्क एंड हार्ड डिस्क के फॉर्म में, ओके। ऑप्टिकल डिस्क फिर मैंने 3 पार्ट्स में यहाँ डिवाइड किया है, सीडी, डीवीडी एंड ब्लू-रे डिस्क। फ्लैश मेमोरी, यूएसबी एंड मेमोरी कार्ड। अब इसे हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। देखो यहाँ कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी के बीच में, ओके, क्योंकि आपकी बुक में सारी चीजें मर्ज करके लिखी हुई हैं, क्लियर। और मैंने यहाँ पे आपको बहुत डिटेल में टॉपिक वाइज एक एक चीज अच्छे से एक्सप्लेन की है। तो रैम रोम के टाइप्स आपको क्लियर है, सेकेंडरी मेमोरी आपको क्लियर है। अब एक मेमोरी और होती है, शायद आपने उसका नाम सुना होगा, दैट इज कैश मेमोरी। कौन सी मेमोरी होती है, कैश मेमोरी। कैश मेमोरी का क्या काम होता है भाई, प्राइमरी मेमोरी तो डायरेक्टली सीपीयू से कम्युनिकेट कर लेती है, प्रोसेसर से, ओके। सेकेंडरी मेमोरी इनडायरेक्टली कम्युनिकेट करती है, किससे, सीपीयू से। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि मेमोरी से डेटा को एक्सेस करना प्रोसेसर के लिए टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है, ओके। तो प्रोसेसर की स्पीड बढ़ाने के लिए, ताकि वो जल्दी प्रोसेस कर सके, उसको मेमोरी से डेटा फटाफट मिल जाए बिना किसी डिले के, एक्सेस टाइम जल्दी हो जाए, मतलब मेमोरी से डेटा को जब प्रोसेसर को एक्सेस करना होता है तो उसे एक्सेस टाइम बोलते हैं, ओके। तो एक्सेस टाइम जल्दी हो, हाई स्पीड से हो, फास्टर हो, तो इसके लिए एक मेमोरी और होती है जिसे हम बोलते हैं कैश मेमोरी। अब कैश मेमोरी क्या होता है, कैश मेमोरी सबसे ज्यादा फास्टर मेमोरी होती है, जो किसके बीच में होती है, रैम और सीपीयू। किसके बीच में होती है, रैम एंड सीपीयू के बीच में होती है। तो जब आप प्राइमरी मेमोरी मतलब रैम की बात करते हो तो यहाँ पे एक मेमोरी होती है कैश मेमोरी, ओके, और इसके बाद होता है सीपीयू। सीपीयू मतलब
माइक्रो प्रोसेसर। तो कैश मेमोरी बहुत फास्ट और बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होती है। जब भी सीपीयू को क्या करना होता है, कैश मेमोरी से कोई भी डेटा एक्सेस करना होता है, तो यदि वो कैश मेमोरी पे मिल जाता है तो कैश हिट ऑपरेशन परफॉर्म होता है, और यदि वो कैश मेमोरी पे नहीं मिलता है तो कैश मिस ऑपरेशन परफॉर्म होता है। ओके, अब कैश मेमोरी को लाने का रीजन क्या था कंप्यूटर सिस्टम में? बेसिकली टाइम को, जो एक्सेस टाइम होता है, जो डेटा ट्रांसफर टाइम होता है, उसको कम करने के लिए प्रोसेसर हाई स्पीड में प्रोसेस कर सके डेटा को। ओके, मेमोरी से एक्सेस करने में जो टाइम लग रहा है वो कम लगे, इसके लिए कैश मेमोरी को यूज किया जाता है। अब कैश मेमोरी दो तरीके से अवेलेबल होती है, माइक्रो प्रोसेसर के साथ बिल्डअप होके भी आती है, या फिर अलग से भी आप इसे असेंबल करवा सकते हो, ये डिपेंड करता है। ओके, और ये सारी जो मेमोरी होती है वो सीपीयू में मदरबोर्ड में अटैच होती है, आप सभी को अच्छे से पता है क्योंकि लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था। ओके, तो चलिए अब इनके टाइप्स को डिस्कस कर लेते हैं। प्राइमरी मेमोरी इज एन एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। प्रोग्राम एंड डेटा आर लोडेड इनटू द प्राइमरी मेमोरी बिफोर प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग के पहले, सबसे पहले जो डेटा इंस्ट्रक्शंस आप जैसे इनपुट करते हो वो कहां जाते हैं? प्राइमरी मेमोरी में जाते हैं, एंड आफ्टर दैट प्रोसेसिंग होती है। द सीपीयू इंटरैक्ट्स डायरेक्टली। सीपीयू कैसे इंटरैक्ट करता है? डायरेक्टली विथ प्राइमरी मेमोरी टू परफॉर्म रीड राइट ऑपरेशन। कौन से ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए? रीड एंड राइट ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए। ओके, इट्स ऑफ टू टाइप्स। दो टाइप की होती है प्राइमरी मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड रीड ओनली मेमोरी। अब हमने इनको डिटेल में डिस्कस कर लिया है। एग्जाम में इन पर बेस्ड और क्वेश्चंस आते हैं, जैसे डिफरेंस बिटवीन रैम एंड रोम, डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। तो अब आप डिफरेंस भी अच्छे से लिख सकते हो, है ना। देखो कुछ इस तरीके से दिखती है रैम और रोम। क्लियर? रोम परमानेंट एंड रैम टेम्परेरी मेमोरी। क्लियर? नाउ रैंडम एक्सेस मेमोरी और रीड ओनली मेमोरी का मैंने डिफरेंस भी यहां पे लिखा हुआ है। फर्स्ट डिफरेंस हमने लिखा है कि रैम इज पॉसिबल टू बोथ रीड डेटा फ्रॉम मेमोरी एंड राइट डेटा इनटू द मेमोरी। मेमोरी में डेटा को आप राइट भी कर सकते हो, मेमोरी से डेटा को आप रीड भी कर सकते हो जो पहले से सेव है रैम में। ओके, ओनली रीडिंग ऑफ डेटा इज परफॉर्म्ड इन दिस मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी। रैम वोलेटाइल होती है। इफ द पावर सप्लाई इज इंटरप्टेड देन द डेटा इज लॉस्ट इन रैम। ROM is non-volatile memory. The data is maintained even if the power supply is lost. Power supply lost भी हो जाता है तो भी data maintained रहता है. It is mainly of two types, DRAM and SRAM, dynamic RAM and static RAM. कैशे मेमोरी भी हम क्या बोल सकते हैं? रैंडम एक्सेस मेमोरी का ही एक पार्ट होता है। मतलब SRAM को ही कैशे मेमोरी भी हम बोल सकते हैं कि कैशे मेमोरी SRAM की तरह ही होती है। ओके, इट इज यूज्ड for temporary data storage as it's volatile. It is mainly for following types: PROM, that is programmable ROM, EPROM, erasable programmable read-only memory, EEPROM, electrically erasable. Okay, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि फुल फॉर्म्स में कंफ्यूज होते हैं बच्चे। ओके, स्पेशली रोम के फुल फॉर्म्स में। तो रोम तीन हो गई, PROM जैसा मैंने बताया, P for programmable, EPROM, E for erasable programmable। ठीक है, नाउ EEPROM, EEPROM का मतलब है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल। ओके, अब ये क्या हो गई? इलेक्ट्रिकली इरेजेबल, इरेजेबल प्रोग्रामेबल, है ना, ये हम समझते हैं। लास्ट पॉइंट और डिस्कस कर लें। इट इज यूज्ड टू परमानेंट डेटा स्टोरेज एट इट एज इट्स नॉन वोलेटाइल। ओके, तो डिफरेंस क्लियर है। इसके यदि एग्जाम्पल की बात करें हम, तो जितनी भी सॉफ्टवेयर एप्स होती हैं जिस पे आप काम करते हो, आप कोई गेम बना रहे हो या खेल रहे हो किसी गेमिंग वेबसाइट पे, ओके, या फिर आप कोई सी भी वेबसाइट एडोब फोटोशॉप का यूज कर रहे हो, विंडो मीडिया प्लेयर का यूज कर रहे हो, वीएलसी प्लेयर का यूज कर रहे हो, कोई फाइल आपकी रन हो रही है, एग्जीक्यूट हो रही है, तो वो सारी चीजें कहाँ होती है? बेसिकली रैम में होती है। लेकिन जितने सारे सॉफ्टवेयर होते हैं जो इनपुट आउटपुट डिवाइस ड्राइवर्स होते हैं, बूट स्ट्रैप्स होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम के जितने भी कोड होते हैं, प्रोग्रामिंग होती है, वो सब कहां से होती है? रोम में। सो बात समझ में आ गई एग्जाम्पल पॉइंट ऑफ व्यू से भी। नाउ अब कितने टाइप की रैम? रैम के टाइप से ये अभी मैंने क्या बताया? रैम टू टाइप्स की हो गई, SRAM एंड DRAM। S फॉर स्टैटिक रैम, D फॉर डायनेमिक रैम। देखो नाम से समझ में आ रहा है, स्टैटिक रैम एंड डायनेमिक रैम। डायनेमिक रैम में जरूरत होती है बार बार रिफ्रेशमेंट की। ओके, रिफ्रेशमेंट की कैसे? पहले तो ये समझ लेते हैं ये रैम बनती किससे है, कैसे। तो ये जो मैं बता रही हूं ना अभी आपको प्राइमरी मेमोरी, ये सेमीकंडक्टर मेमोरीज भी बोलते हैं इनको। ठीक है, तो सेमीकंडक्टर मेमोरीज, होप आप सभी ने कभी भी सिस्टम खोल के देखा होगा तो उसके अंदर आपने ये मेमोरीज को देखा होगा, रैम और रोम को, है ना।
बहुत सी बार यदि हमारा सिस्टम वर्क नहीं करता है तो हम रैम को निकाल के साफ करके फिर से लगा देते हैं, ठीक है, क्यों? क्योंकि रैम के आसपास डस्ट या मॉइस्चर आ जाता है, तब आपका सिस्टम फिर से रीस्टार्ट हो जाता है, राइट? तो ये जो सारी चीजें हैं, तो यदि आपने ये चीज की होगी तो आपने रैम को भी देखा होगा, ठीक है। अब रैम दो टाइप की हो गई, डी रैम, एस रैम। अब डी रैम डायनेमिक रैम, इट मीन्स कि ये जो रैम है ये मिलकर बनी होती है किससे? कैपेसिटर्स एंड ट्रांजिस्टर्स से। किनसे मिलकर बनी होती है? कैपेसिटर्स एंड ट्रांजिस्टर्स से। सेमीकंडक्टर मेमोरीज होती है। एस रैम किनसे मिलकर बनती है? फ्लिप फ्लॉप से। किनसे मिलकर बनती है? फ्लिप फ्लॉप से। ओके, अब कैपेसिटर और ट्रांजिस्टर से मिलकर बनती है, तो इसमें मेमोरी में जो इलेक्ट्रिक चार्जेस होते हैं उन्हें रिफ्रेश करने की नीड होती है अगेन एंड अगेन। ओके, और ये फ्लिप फ्लॉप से मिलकर बनती है एस रैम, तो इसमें आपको पीरियोडिक रिफ्रेशमेंट की जरूरत होती है, मतलब आपको कॉन्टिन्यूअसली रिफ्रेशमेंट इसमें नहीं करना होता है। दोनों डेटा को सेव करती हैं। क्लियर? अब बात आती है क्या कि ये फ्लिप फ्लॉप का यूज करके बनती है, मतलब फ्लिप फ्लॉप का हेल्प से डेटा इसमें सेव होता है, या कैपेसिटर्स और ट्रांजिस्टर्स के फॉर्म में डेटा सेव होता है। क्लियर? तो ये जो दोनों रैम है, ये दोनों रैम किस तरीके से हम यूज करते हैं? ये रैम होती है एक्सपेंसिव, ओके, इसमें बार बार रिफ्रेशमेंट की जरूरत नहीं होती है, और ये रैम लेस एक्सपेंसिव होती है देन एस रैम। ओके, नाउ अब हम बात करते हैं किसकी? टाइप्स ऑफ रोम। कितने टाइप की रोम होती हैं? पी रोम, ईपी रोम एंड ईईपी रोम। देखिए कुछ इस तरीके से दिखती हैं आपको, ई रोम, पी रोम, ईईपी रोम। अब रोम का मैंने बताया कि परमानेंट मेमोरी होती है, फाइन, इसमें डेटा डिलीट नहीं होता है। बट इन केस यदि आपको डेटा डिलीट करना है तब हम क्या करेंगे? देखो, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है ना, जब बहुत सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करने के लिए प्रोग्राम्स बनाए जाते हैं, क्लियर, या फिर आप कोई नया सिस्टम असेंबल करना चाहते हो, है ना, तो इन केस आप चाहते हो कि नई रोम नहीं खरीदे, हम इस रोम के डेटा को यदि हम डिलीट कर सकते हैं और नया सिस्टम असेंबल कर सकते हैं, नई रोम नए सारे प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस को सेव कर सकते हैं, तो इसके लिए इसी प्रॉब्लम को ध्यान में रखकर इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी बनाई गई। देखो, रोम का काम है परमानेंटली डेटा सेव करना, तो जो पी रोम है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इसको यदि एक बार प्रोग्राम कर दिया तब आप इसमें कोई चेंजेस नहीं कर सकते हो। ओके, आपको उसी तरीके से उसे यूज करना है। लेकिन यदि आपने यहाँ पे प्रोग्राम किया हुआ है और आप चाहते हो डिलीट करना, तब हम यूज करते हैं इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी की। और डेटा को इरेज करना कोई आसान बात नहीं होती है। यहां पर इस मेमोरी से डेटा को इरेज करने के लिए यूज किया जाता है एक स्पेशल लाइट को, जिसे हम बोलते हैं अल्ट्रा वायलेंट रेज। तो अल्ट्रा वायलेंट लाइट की फॉर्म में, रेज के फॉर्म में इस मेमोरी से डेटा को डिलीट किया जाता है। ओके, जो काफी एक्सपेंसिव होता है। क्लियर? अब एक बार यदि आपने यहाँ पे डेटा डिलीट कर दिया तो आप नंबर ऑफ टाइम्स ये प्रोसेस को फॉलो कर सकते हो और डेटा इसमें रीड और राइट कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, जो भी प्रोग्राम्स इंस्ट्रक्शंस आपको करनी है। ओके, नेक्स्ट आती है ईईपी रोम। अब ईईपी रोम इससे ज्यादा एक्सपेंसिव होती है। ईईपी रोम का फुल फॉर्म मैंने क्या बताया? इलेक्ट्रिकली इरेजेबल, मतलब यहां से भी आप डेटा को इरेज कर सकते हो अपनी नीड के अकॉर्डिंग, लेकिन यहां पर डेटा इरेज होता है इलेक्ट्रिकली, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के थ्रू, इलेक्ट्रिकल पल्स के थ्रू। ये ज्यादा एक्सपेंसिव होती है, लेकिन इसमें से डेटा को इरेज करना ज्यादा इजी होता है। अल्ट्रावायलेंट रेज के थ्रू यहां डेटा इरेज करना टफ होता है, और यहां पे आप 10,000 टाइम्स डेटा को इसमें से इरेज भी कर सकते हो और इसमें डेटा को रीड भी कर सकते हो। फाइन, तो अब आपको समझ में आ गए तीनों टाइप्स, रैम रोम, पी रोम, ईपी रोम, ईईपी रोम। क्लियर? अब इनके फुल फॉर्म्स भी आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे, क्योंकि इनके फुल फॉर्म्स पे बेस्ड भी एमसीक्यूज आपके एग्जाम में आ सकते हैं। ओके, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट कैश मेमोरी। रैम इज फास्टर देन सेकेंडरी स्टोरेज। अब सेकेंडरी स्टोरेज से फास्टर होता है प्राइमरी मेमोरी, रैम एंड रोम। ओके, और एक्सपेंसिव भी होता है। तो यहां पर रैम जो होती है वो सेकेंडरी स्टोरेज से ज्यादा फास्टर होती है, डायरेक्टली कम्युनिकेट करती है सीपीयू से, बट नॉट एज फास्ट एज द कंप्यूटर प्रोसेसर। प्रोसेसर से फास्ट नहीं होती है। सो बिकॉज ऑफ रैम अ सीपीयू में हैव अ स्लो डाउन। रैम की वजह से कभी कभी क्या होता है कि हमारा सीपीयू जो प्रोसेसर होता है वो स्लो होता है, स्लो डाउन होता है। ओके, रैम से डेटा को एक्सेस करने में टाइम लग जाता है। टू स्पीड अप द ऑपरेशन ऑफ सीपीयू, सीपीयू के ऑपरेशन को बढ़ाने के लिए, सीपीयू का, प्रोसेसर का एक्सेस टाइम बढ़ाने के लिए, उसको फास्टर करने के लिए, अ वेरी हाई स्पीड मेमोरी इज प्लेस्ड बिटवीन द सीपीयू एंड द प्राइमरी मेमोरी नोन एज कैश मेमोरी।
बहुत ध्यान से इस डेफिनेशन को याद कर लो, समझ लो अच्छे से, क्योंकि कैश मेमोरी से रिलेटेड भी एक क्वेश्चन जरूर आएगा एग्जाम में कि कैश मेमोरी क्या होती है। कैश मेमोरी हाई स्पीड मेमोरी होती है जो सीपीयू और रैम के बीच में वर्क करती है, या फिर हम बोल सकते हैं कि सीपीयू के साथ इनबिल्ट भी कैश मेमोरी आती है। आजकल तो जैसे टेक्नोलॉजी जा रही है तो प्रोसेसर के साथ में कैश मेमोरी आती है। ओके, सो बात समझ में आई कैसे दिखती है कैश मेमोरी? कुछ इस तरीके से शो होती है, स्मॉल इन साइज बट faster in work. Clear? It stores the copies of data from frequently accessed primary memory locations. जो प्राइमरी मेमोरी की लोकेशंस होती हैं वहां से फ्रिक्वेंटली बहुत मिली सेकेंड्स, नैनो सेकेंड से भी कम टाइम में डेटा को एक्सेस करती है एंड रिड्यूस द एवरेज टाइम रिक्वायर्ड द एक्सेस डेटा फॉर प्राइमरी मेमोरी। तो जितना टाइम प्राइमरी मेमोरी लेती है डेटा को एक्सेस करने में, उससे कम टाइम में डेटा को एक्सेस करती है कौन? कैश मेमोरी। ओके, अब कैश मेमोरी हाई स्पीड में वर्क कर रही है, डेटा को एक्सेस कर रही है, प्राइमरी मेमोरी से ज्यादा फास्ट होती है, लेकिन इसका साइज जो होता है हम बोल सकते हैं उसको मेजर करने का जो वे होता है, डेटा को एक्सेस करने का, सेव करने का जो तरीका होता है वो कम होता है। मतलब कम बाइट्स की होती है कैश मेमोरी एज कंपेयर टू रैम। क्लियर? कम बाइट्स की होती है लेकिन ज्यादा फास्टर होती है। जब सीपीयू को नीड होती है तुरंत डेटा एक्सेस करने की, तब वो सबसे पहले कहां से एक्सेस करता है? सीपीयू डेटा को प्रोसेसर कहां से एक्सेस करेगा? कैशे से। यदि कैशे मेमोरी में उसको डेटा नहीं मिलता है तो इसे बोलते हैं कैशे मिस ऑपरेशन, और यदि मिल जाता है तो इसे बोलते हैं कैशे हिट ऑपरेशन। नहीं मिलता है इस केस में सीपीयू सर्च करेगा किसको? रैम में। डेटा को कहां सर्च करेगा? रैम में। ओके, अब यदि वो डेटा सेकेंडरी मेमोरी में सेव है, सपोज हार्ड डिस्क में सेव है, तो रैम कहां जाएगी? सेकेंडरी मेमोरी के पास जाएगा, जो इंस्ट्रक्शन है सिस्टम बसेस के थ्रू सेकेंडरी मेमोरी से डेटा को फैच करेगा। जब सेकेंडरी मेमोरी से डेटा फैच होगा रैम में आएगा, रैम से फिर आएगा सीपीयू में। ओके, तो ओवरऑल ये प्रोसेस होती है बेसिकली डेटा को सर्च करने की। क्लियर? ओके, नाउ अब हम स्टार्ट कर रहे हैं सेकेंडरी मेमोरी। तो सेकेंडरी मेमोरी इज अ नॉन वोलेटाइल एंड अ लार्जर स्टोरेज कैपेसिटी देन प्राइमरी मेमोरी। ठीक है, सेकेंडरी मेमोरी के बारे में मैं पहले ही बता चुकी हूँ डिटेल में। इट इज स्लोअर एंड चीपर देन मैन मेमोरी बट इट कैन नॉट बी एक्सेस्ड डायरेक्टली बाय द सीपीयू। क्लियर? अब क्या होती है सेकेंडरी मेमोरीज? मैग्नेटिक टेप, मैग्नेटिक डिस्क, हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, सीडी, डीवीडी, ऑप्टिकल डिस्क, पेन ड्राइव, यूएसबी फ्लैश ड्राइव्स, ये जो सारी ड्राइव्स हैं जिनके नाम शायद आपने सुने होंगे, शायद क्या मे भी सुने ही होंगे। ओके, हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव तो बहुत कॉमन डिवाइस है, सभी बच्चे यूज भी करते होंगे। ओके, डेटा को ट्रांसफर करने के लिए सिस्टम से, ओके, बैकअप लेने के लिए। तो ये जो सारे डिवाइसेस होते हैं ना, इन्हीं को हम बोलते हैं सेकेंडरी मेमोरी। इनकी जो कैपेसिटी होती है डेटा को सेव करने की वो जीबी तक भी हो सकती है, टेराबाइट में। आजकल तो जो हार्ड डिस्क अवेलेबल है वो टेराबाइट में भी अवेलेबल है। क्लियर? तो सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है? सेकेंडरी मेमोरी होती है, सेकेंडरी पार्ट होता है डेटा को स्टोर करने के लिए। ओके, इनडायरेक्टली कनेक्टेड होता है किससे? सीपीयू से, और इसी के थ्रू हम क्या करते हैं? डेटा को स्टोर करते हैं। ओके, जब मैन मेमोरी में, रैम में या कैशे में डेटा नहीं मिलता है सीपीयू को, तब सीपीयू एक्सेस करता है सेकेंडरी मेमोरी को, डायरेक्टली नहीं, रैम के थ्रू। रैम सेकेंडरी मेमोरी से डेटा को एक्सेस करती है और फिर रैम के थ्रू डेटा आता है कहां पर? सीपीयू के पास। सो कंटेंट्स ऑफ सेकेंडरी स्टोरेज नीड टू बी फर्स्ट ब्रॉट इनटू द मैन मेमोरी फॉर द सीपीयू to access. Examples of secondary memory devices include hard disk drive, CD, DVD, memory card, etc. जो आपको यहाँ पे डायग्राम शो हो रहे हैं। ओके, अब हम इन्हें डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। क्लियर? सो फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे मैग्नेटिक टेप। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर। तो यदि आपने वो वीडियो देखी तो उसमें मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट जनरेशन जो कंप्यूटर थे, एनविक, एडविक, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ओके, सेकंड जनरेशन कंप्यूटर्स आए उसके बाद जिसमें ट्रांजिस्टर्स यूज होने लगे। एट दैट टाइम इनपुट, आउटपुट और स्टोरेज के लिए किस डिवाइस का यूज किया जाता था? पंच कार्ड का यूज किया जाता था डेटा इनपुट करने के लिए, लेकिन डेटा को स्टोर करने के लिए जिस डिवाइस का यूज किया जाता था वो थी मैग्नेटिक टेप। थर्ड जनरेशन तक मैग्नेटिक टेप को यूज किया गया डेटा को स्टोर करने के लिए। उसके बाद कीबोर्ड, उसके बाद हम बोल सकते हैं कि हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क और भी बहुत सारे जो डिवाइसेस हैं, स्टोरेज डिवाइसेस हैं, वो आए। ठीक है, अब मैग्नेटिक टेप कुछ इस तरीके से दिखती है। आप सभी ने देखा होगा कि पहले टैप रिकॉर्डर यूज किए जाते थे, है ना, या ग्रामोफोन उसके पहले यूज किए जाते थे। ग्रामोफोन में क्या होता था? एक सर्कुलर डिस्क होती थी, वो मूव करती थी और ऊपर से एक हेड उस पे
टच होता था, ठीक है। तो कुछ इसी तरीके से ये मैग्नेटिक टेप होती है, या टैप रिकॉर्डर में आपने कैसेट्स देखी होंगी जिसके अंदर रील्स में सॉन्ग्स को रिकॉर्ड किया जाता था। बेसिकली यहाँ पे ये देखो, ये क्या है, रील्स हैं, ओके। और ये इतनी पास पास में रोल होती जाती है, जब ये रोल होगी, रोटेट होगी, इट मींस कि इस पे डेटा रीड या राइट होगा, क्लियर। जब आप इसको रीड करोगे तब वो इधर एक्सेस होगी, राइट करोगे तब ये रील इधर साइड पे एक्सेस होना शुरू होगी, रोल होना शुरू होगी, क्लियर। तो बात समझ में आई, ये एक कैसेट की जैसे ही होती है, जैसे पहले टैप रिकॉर्डर में जो कैसेट्स होती थी, सिंपल उसी तरीके से। सो मैग्नेटिक टेप एक मैग्नेटिक मटेरियल से बनी होती है, इसमें रील्स होती है और रील्स में होता है डेटा सेव, ठीक है। लेकिन कैसे, सिक्वेंशियल ऑर्डर में, मतलब ये जिस वे को यूज करता है डेटा को स्टोर करने के लिए वो होता है सिक्वेंशियल। सिक्वेंशियल के थ्रू हम डेटा को इसमें से एक्सेस कर सकते हैं, तो डेटा को एक्सेस करने की मेथड होती है सिक्वेंशियल। भले ये रोटेट होकर डेटा को सेव करती है, लेकिन यदि आपको डेटा को एक्सेस करना है तो उसके लिए हम सिक्वेंशियल मेथड यूज करते हैं। इट मींस कि ये डिवाइड होती है इस सिक्वेंशियल फॉर्म में। यहाँ पे वर्टिकली जो होती है वो होती है फ्रेम्स, और हॉरिजॉन्टली हम बोल सकते हैं क्या होते हैं ये हॉरिजॉन्टली ट्रैक्स, जिसमें होता है डेटा सेव, ओके। वर्टिकली क्या होती है, फ्रेम्स। तो फ्रेम्स एंड ट्रैक्स में मैग्नेटिक टेप होती है डिवाइड, ओके। अब हर एक ट्रैक पे होता है सेव डेटा। तो यदि आपको डेटा एक्सेस करना है ना, सपोज आपके 4 सॉन्ग्स यहाँ पे सेव है, अब आपको कौन सा सॉन्ग एक्सेस करना है, 4th नंबर का सॉन्ग एक्सेस करना है। तो ऐसा नहीं कि आप फर्स्ट से डायरेक्ट 4th पे आ गए, नो, फर्स्ट से आपको ट्रैवर्स करना होगा 2 पे, 3 पे, देन आप 4th सॉन्ग को प्ले कर पाएंगे। इसी को कहते हैं सिक्वेंशियल एक्सेस मेथड। सो क्लियर हुआ। अब मैग्नेटिक टेप का जो साइज था वो भी बहुत कम था, हम बोल सकते हैं कि केबीज तक में ही डेटा को सेव करती थी। केबी मतलब किलोबाइट, जो अभी मैंने आपको रिसेंटली बताया कि किलोबाइट तक ही डेटा इसमें सेव होता था, ये इसका डिसएडवांटेज था, क्लियर। अब इसके अंदर मूविंग पार्ट्स थे, हो सकता है इसके गिरने से एक्सीडेंटली कुछ इसमें डैमेज हो जाए तो सारा डेटा लॉस्ट हो जाएगा। सो दीज आर दी डिसएडवांटेजेस, ओके। अब 3rd जनरेशन कंप्यूटर्स के बाद से यूज होने लगी नेक्स्ट सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस, जिसका नाम है फ्लॉपी डिस्क, ओके। फ्लॉपी डिस्क क्या है, जैसे आपको दिख रहा है फ्लैट सरफेस होती है, मतलब इसकी जो सरफेस होती है फ्लैट होती है, बहुत पतली होती है, स्क्वायर शेप में होती है, ओके। प्लास्टिक का मटेरियल से कोटेड होती है, ऊपर इसके ऊपर जो कोट आपको दिख रहा है ये प्लास्टिक कोटेड जैकेट होता है जिसे कहते हैं, ओके। यहाँ पे आप इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन भी लिख सकते हो। अब फ्लॉपी डिस्क अवेलेबल होती है 3 टाइप में, जैसे ये जो आपको शो हो रही है ये है 8 इंच फ्लॉपी, ओके। सेकेंड नंबर की जो आपको फ्लॉपी दिख रही है ये है 5 होल 1/4 इंच, बहुत ध्यान से समझिए, 1/4 इंच फ्लॉपी। और थर्ड जो दिख रही है वो है 3 होल 1/4 इंच। कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है इन फ्लॉपीज में। इन फ्लॉपीज में जो डिफरेंस है इनके साइज का डिफरेंस है, प्लस साथ में हम बोल सकते हैं कि यहां पर जो डिफरेंस है उनके डेटा स्टोरेज कैपेसिटी का है, ओके। ये इसका जो मैक्सिमम डेटा स्टोरेज कैपेसिटी है वो होता था मेगाबाइट्स तक, एमबी, ठीक है। कुछ 250 मेगाबाइट्स तक डेटा ये सेव कर सकती थी तीनों फ्लॉपी डिस्क, क्लियर। तो किलोबाइट से मेगाबाइट तक डेटा इसमें सेव होता था। नेक्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क जो कि लेटेस्ट भी बोल सकते हो आप, या यूज होने वाला स्टोरेज डिवाइस है, मोस्टली यूज होने वाला पॉपुलर स्टोरेज डिवाइस है, जो आज भी जनरेशंस में यूज किया जा रहा है, मे बी फ्यूचर में भी यूज किया जाएगा। अब हार्ड डिस्क का मतलब क्या है? इट इज अ सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस, ऑब्वियस। ये जितने भी डिवाइसेस हम पढ़ रहे हैं सब बैकअप लेने के लिए यूज किए जाते हैं, लार्ज अमाउंट में डेटा को सेव करने के लिए। मैग्नेटिक टेप, फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क क्या करती है? इन सभी से ज्यादा डेटा सेव करती है, ज्यादा कैपेसिटी में, मतलब गीगाबाइट तक डेटा इसमें सेव हो सकता है इसकी कैपेसिटी। और अब तो टेराबाइट तक भी आप डेटा को सेव कर सकते हो, ओके। अब हार्ड डिस्क से मिलकर बनी होती है, मैग्नेटिक मटेरियल से मिलकर बनी होती है। अब ये जो मैंने यहाँ पे शो किया हुआ है ना, आपको जो डायग्राम दिख रहा है, ये इंटरनल स्ट्रक्चर है किसी भी हार्ड डिस्क का। होप आपने हार्ड डिस्क देखी होगी, तो हार्ड डिस्क जब भी आपने देखी होगी तो ऊपर से देखा होगा, राइट। लेकिन इसके अंदर ये सारा स्ट्रक्चर होता है, एक्चुअली वर्किंग कैसे करती है ना। ये वर्किंग करती है बेसिकली 3 मेन पार्ट होते हैं। पहला होता है प्लेटर, दूसरा होता है स्पिंडल मोटर, ओके, एंड थर्ड होता है रीड राइट हेड। ये 3 चीजें होती हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट हार्ड डिस्क में। बाकी तो लेबल्ड आपको सारी चीजें दिख ही रही हैं, क्लियर। अब ये 3 चीजें क्या हैं? ये होते हैं प्लेटर्स, ठीक है, मतलब जो सर्कुलर प्लेट्स होती हैं वो प्लेटर होते हैं। और ये जो बीच में आपको दिख रहा है ना, यही होता है स्पिंडल,
मतलब स्पिंडल मोटर, जब ये स्पिंडल मोटर मूव करेगी तब ये प्लेटर क्या होते हैं, मूव करते हैं। तो हार्ड डिस्क के अंदर लगे होते हैं मूविंग पार्ट्स। ओके, तो जब ये हार्ड डिस्क के प्लेटर्स मूव करते हैं तब आपने देखा होगा, सुना होगा मे बी, कि जब हार्ड डिस्क रन होती है, मतलब जब आप सिस्टम स्टार्ट करते हो, हार्ड डिस्क से जब डेटा एक्सेस होता है तो आपको कुछ आवाज आती है, कुछ घूमने की, मे बी लिटिल, तो वो यही प्लेटर्स मूव करते हैं हार्ड डिस्क में। ओके, अब ये देखो यहाँ पे ये होता है रीड राइट हेड, ये दिख रहा है रीड राइट हेड, जो ग्रामोफोन का मैंने भी एग्जांपल दिया वो इसका एग्जांपल ही है। रीड राइट हेड आपको दिख रहा है, जब ये प्लेटर्स मूव करेंगे ना तो ये रीड राइट हेड अपनी पोजीशन को ट्रेस करेगा कि किस प्लेटर के किस पोजीशन से उसको डेटा को एक्सेस करना है। फाइन, तो बात सिर्फ यहाँ पे इतनी है कि प्लेटर्स जो होते हैं वो प्लेटर्स डिवाइड होते हैं किसमें, ट्रैक्स में, और ट्रैक्स डिवाइड होते हैं किसमें, सेक्टर्स में। ओके, तो कुछ इस तरीके से प्लेटर होते हैं जिसमें ट्रैक और सेक्टर बने होते हैं। सपोज ये ट्रैक्स हैं और हर एक ट्रैक के अंदर होते हैं सेक्टर्स, तो ये हो गए सेक्टर्स, ये हो गए ट्रैक्स, और ये पूरा प्लेटर होता है। तो डेटा कहां सेव होता है, ट्रैक्स में, सेक्टर्स में जाके सेव होता है। तो जो टाइम लगता है ना सीपीयू को हार्ड डिस्क से डेटा को फैच करने में, जब सीपीयू हार्ड डिस्क में रैम का यूज करके हार्ड डिस्क में डेटा को सर्च करता है, उसमें लगने वाला टाइम होता है सीक टाइम। लेकिन जब वो हार्ड डिस्क से डेटा को एक्सेस करता है प्रोसेसर, तो उसको बोलते हैं हम एक्सेस टाइम। ओके, और जितनी ज्यादा स्पीड से ये प्लेटर्स मूव करते हैं ना, रोटेट करते हैं, उतनी ज्यादा स्पीड से डेटा रीड और राइट होता है, जिसे हम मेजर करते हैं आरपीएम, रोटेशन पर मिनट में। किसमें मेजर करते हैं, रोटेशन पर मिनट में। मिली सेकेंड्स में आप इसमें से डेटा रीड राइट कर सकते हो, फैच कर सकते हो। ओके, तो प्रोसेसर इसीलिए तो हार्ड डिस्क ज्यादा होती है, गीगाबाइट टेराबाइट तक अवेलेबल होती है, इसकी कैपेसिटी इतनी हाई होती है। ओके, सो बेसिकली आपको ये समझ में आया स्ट्रक्चर कि इसमें प्लेटर्स होते हैं, मूविंग पार्ट होता है, रीड राइट हेड होता है जिसकी वजह से डेटा इसमें सेव होता है, स्प्लिंडर मोटर मूव करती है तब ये प्लेटर्स मूव करते हैं और उसी फॉर्म में डेटा यहाँ पर सेव होता है। ओके, सो स्टूडेंट्स ये आपको अच्छे से समझ में आया। अब हम डिस्कस करने वाले लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जिसको रिप्लेस किया, मतलब जिसने रिप्लेस किया है हार्ड डिस्क को। सुना होगा आपने उसका नाम, एसएसडी, सॉलिड स्टेट डिस्क। ओके, ये एक एसएसडी डिस्क है। अब इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, देखो हार्ड डिस्क के अंदर मूविंग पार्ट्स होते हैं, ठीक है, मे बी इसका स्टोरेज ज्यादा होता है, ठीक है, लेकिन ये एक्सपेंसिव भी होती है, ठीक है। अब इसके मूविंग पार्ट्स होने की वजह से चांसेस होते हैं कि कभी कभी हार्ड डिस्क क्रैश हो जाती है या कभी एक्सीडेंटली गिर गई या कुछ हो गया तो इसके मूविंग पार्ट्स खराब हो सकते हैं। ओके, अब यहाँ पे एसएसडी में क्या दिया हुआ है कि एसएसडी आपको दिख रही है कैसे, एक चिप की तरह होती है, ठीक है, इसमें कोई भी मूविंग पार्ट नहीं होता है, यहाँ पे छोटे छोटे आईसी चिप्स लगी होती है जिसमें डेटा सेव होता है और इससे 10 गुना ज्यादा डेटा आप इसमें सेव कर सकते हो, ठीक है, प्लस साथ में ये एक्सपेंसिव भी होती है। अब इसके भी कुछ अलग अलग पार्ट है, जैसे ये कंट्रोलर है जो इस पूरी एसएसडी को कंट्रोल करता है, ठीक है, फ्लैश मेमोरीज है, एसएसडी पीसीबी है, साटा इंटरफेस है जहां से आप इसको कनेक्ट करते हो। क्लियर, तो जैसे रैम DDR1 DDR2 के फॉर्म में आजकल मार्केट में अवेलेबल है, सिंपल आप उसी तरीके से एसएसडी को भी अलग अलग वे में एक्सेस कर सकते हो। इसके भी बहुत सारे हम बोल सकते हैं वर्जन्स अवेलेबल है मार्केट में। ओके, सो बट बात इतनी सी है कि हार्ड डिस्क में भी आप ज्यादा डेटा सेव कर सकते हो, एसएसडी में भी आप ज्यादा डेटा सेव कर सकते हो। सिंपल सी बात है कि ये कम स्पेस लेती है, छोटी होती है, ये ज्यादा बड़ी होती है एज कंपेयर टू एसएसडी। ये इसका इंटरनल स्ट्रक्चर, इसमें सारे मूविंग पार्ट्स होते हैं, इसमें कोई मूविंग पार्ट नहीं होता है, इजी होती है, हार्ड डिस्क भी रिलायबल होती है एज कंपेयर टू एसएसडी। क्लियर, तो होप आपको ये सारी चीज अच्छे से समझ में आई है, लेकिन एसएसडी एक्सपेंसिव ज्यादा होती है। यदि आप हार्ड डिस्क सपोज 5000 की खरीदते हो तो वही 5000 की हार्ड डिस्क आपको सेम, सपोज 1 टेराबाइट की आप 5000 में खरीदते हो तो यहाँ पे 1 टेराबाइट की जो एसएसडी वो आपको 8000 के मार्केट में मिलती है, क्योंकि इसके फीचर्स ज्यादा अच्छे हैं। ओके, तो अब आपको यदि कोई लार्ज अमाउंट में डेटा सेव करना है तो आप हार्ड डिस्क का यूज कर सकते हो, और यदि आपको अपने गेम्स या कोई रेंडरिंग का प्रोसेस है, विंडोज वीडियोस रेंडर करनी है, कुछ लार्ज सॉफ्टवेयर आपको एग्जीक्यूट करना है, तब आप एसएसडी का भी यूज कर सकते हो। सो एसएसडी इज द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। क्लियर, बाकी एक्सटर्नल हार्ड डिस्क भी आती हैं। क्लियर, नाउ नेक्स्ट इज ऑप्टिकल मेमोरी। अब देखो ऑप्टिकल मेमोरी हो गई सीडी ड्राइव, सीडी, डीवीडी एंड ब्लूरे डिस्क। एक इंपॉर्टेंट चीज
कि अभी हम जितनी भी सेकेंडरी मेमोरी पढ़ रहे हैं, इन सारी सेकेंडरी मेमोरी को कहां पे लगाया जाता है? सीपीयू में। इनकी स्पेशल ड्राइव होती है, जैसे हार्ड डिस्क को रन करने के लिए हार्ड डिस्क ड्राइव होती है, फ्लॉपी डिस्क को रन करने के लिए फ्लॉपी डिस्क ड्राइव होती है, मैग्नेटिक टेप को यूज करने के लिए, मैग्नेटिक टेप में डेटा सेव करने के लिए मैग्नेटिक टेप ड्राइव होती है। तो ड्राइव के अंदर ही हम इन्हें फिट करते हैं। सिंपल इसी तरीके से ऑप्टिकल डिस्क को रन करने के लिए, जैसे सीडी की बात करते हैं तो सीडी ड्राइव, डीवीडी की बात करेंगे तो हम डीवीडी ड्राइव की जरूरत होती है। ओके, सो अब आपको डिस्कस करने वाले हैं हम सीडी डीवीडी ब्लूरे डिस्क के बारे में। अब देखो, सीडी डीवीडी ब्लूरे डिस्क बहुत कॉमन डिवाइस है। अब तो स्पेशली यदि हम बात करें तो सॉफ्टवेयर्स के लिए हम इसका यूज कर सकते हैं। बाकी जो बेसिकली आप ऑडियो वीडियो जो भी बनाते थे, यूज करते थे, ठीक है, पहले पेन ड्राइव वगैरह आने के पहले हम सीडी डीवीडीज का यूज करते थे। अब ऑप्टिकल डिस्क क्यों कहा गया इनको? क्योंकि ये सबसे पहले तो बहुत थिन होती है, ठीक है, अंदर इसमें ये प्लास्टिक की कवरिंग होती है और इसके अंदर क्या होता है? मेटल का सर्कुलर प्लेट होती है जिसमें एक्चुअली डेटा सेव होता है। अब इनको यूज करने के लिए, इनमें डेटा सेव करने के लिए जिस प्रोसेस को हम यूज करते हैं उसे हम बोलते हैं बर्न, है ना, सीडी बर्न करना है। क्लियर? और बेसिकली ये आपको देखी भी होगी आपने, जो मूवीज हैं, गेम्स हैं, सॉफ्टवेयर्स की सीडीज हैं, उनमें आपको ये बहुत बार मिली होगी। इनके अलग अलग वेरिएशंस होते हैं। यदि आप सीडी की बात करते हो तो सीडी आर मतलब सीडी रीड ओनली, सीडी आरडब्ल्यू जिसमें आप रीड और राइट दोनों कर सकते हो, है ना। तो सीडी डीवीडी और ब्लूरे डिस्क, ये जो तीनों डिस्क हैं, इनके अपने अपने वेरिएशंस अवेलेबल होते हैं। ये रीड ओनली भी होती है, रीड राइट भी होती है, ओके, और इन्हें यूज किया जाता है इनकी ड्राइव्स में। क्लियर? तो बेसिकली यदि हम बात करते हैं ऑप्टिकल डिस्क की, तो ये लेजर बीम जो लाइट्स होती हैं उन पर, उनका यूज करके इनमें डेटा सेव होता है। ओके, अब ये कम डेटा सेव करते हैं, इनकी जो डेटा स्टोरेज कैपेसिटी होती है वो कम होती है एज कंपेयर टू हार्ड डिस्क, एज कंपेयर टू एसएसडी, ठीक है। मतलब एमबी केबी तक डेटा इसमें सेव हो सकता है। हम बोल सकते हैं ज्यादा से ज्यादा कि आप 4, 5, 10, 15 जीबी तक इसमें डेटा सेव कर सकते हो, ठीक है। ब्लूरे डिस्क जो होती है वो 3 लेयर में डिवाइड होती है। ब्लूरे डिस्क एडवांस है, ठीक है। ब्लूरे डिस्क की 3 लेयर होती है। अब इन 3 लेयर में आप 100 जीबी 128 जीबी तक का डेटा इसमें सेव कर सकते हो, ओके। बट ये आजकल यूज नहीं होती है, क्यों? क्योंकि इसको रिप्लेस कर दिया है यूएसबी ड्राइव्स ने, यूएसबी फ्लैश ड्राइव्स ने। फ्लैश ड्राइव भी हम इसको बोल सकते हैं, पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड, है ना। ये जो सारी चीजें हैं ये इतना मार्केट में चल रही है अभी कि लोग डीवीडीज और सीडीज को पूछते ही नहीं है ना। अच्छा, सीडी का फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट डिस्क, ये और याद कर लेना क्योंकि एग्जाम में पूछा जा सकता है आपसे। क्या होता है सीडी का फुल फॉर्म? कॉम्पैक्ट डिस्क। डीवीडी का डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क भी होता है, डिजिटल वीडियो डिस्क भी होता है, ओके। तो बहुत ध्यान रखिए सीडी और डीवीडी के फुल फॉर्म को भी, क्योंकि डीवीडी के फुल फॉर्म में बेसिकली सब कंफ्यूज होते हैं, ओके। सीडी सिंगल साइडेड होती है, लेकिन डीवीडी में दोनों साइड में आप डेटा को सेव कर सकते हो। क्लियर? अब यूएसबी और पेन ड्राइव, इससे सभी बहुत अच्छे से अवेयर है। यूएसबी और पेन ड्राइव की भी डेटा कैपेसिटी ज्यादा होती है, जीबी टेराबाइट तक आप इसमें डेटा को सेव कर सकते हो सकता है आप सभी के पास स्कैन डिस्क या इनकी पेन ड्राइव और मेमोरी कार्ड भी होगी, एसडी कार्ड भी होती है जिसके थ्रू आप डेटा को सिस्टम तक एंटर कर सकते हो, ओके। अब किसके लिए? इन सभी में यूएसबी पोर्ट में ये क्या होती है? फिट होती है। मतलब आप सभी को पता है सीपीयू में यूएसबी पोर्ट होता है, बैक साइड में भी होता है, किसी किसी में आगे भी होता है, जहां पे आप इनको फिट करते हो। और इस छोटे से डिवाइस में, है ना, देखो सीडी, हार्ड डिस्क जो अभी हमने देखे वो सब लार्ज होते हैं इन साइज, लेकिन ये छोटे छोटे से डिवाइसेस होते हैं, छोटी सी चिप होती है जिसमें आप गीगाबाइट, टेराबाइट तक डेटा को सेव कर सकते हो, ओके। सो होप आपको आज का वीडियो लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा, जिसमें हमने डिफरेंट टाइप के स्टोरेज डिवाइस को सीखा, देखा, आपको अच्छे से सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब जो भी आपको डाउट है आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, क्योंकि स्टूडेंट्स हम बहुत डिटेल में पढ़ रहे हैं हर एक चीज को। आपकी एनसीईआरटी बुक के आगे हम पढ़ रहे हैं, ओके। मतलब एनसीईआरटी बुक में तो कुछ भी नहीं दिया हुआ है, जस्ट एक पैराग्राफ में सारी चीजें एक्सप्लेन की हुई है, लेकिन हम चाहते हैं कि आप अपनी एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स को स्कोर करो। एक भी ऐसा एमसीक्यू ना हो जो आपसे ना बने रिगार्डिंग दिस चैप्टर ऑफ एनी टॉपिक। क्लियर? तो यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसे YouTube के साथ साथ magnetbrains.com से भी एक्सेस कर सकते हो। गूगल में आपको टाइप करना है magnetbrains.com और जो पहली लिंक आएगी उसमें क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करोगे आपको ये होम पेज शो होगा, यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है अपनी क्लास 11th। जैसे ही आप क्लास 11th सिलेक्ट करते हो तब आप अपने सब्जेक्ट पे आ जाओगे, क्लास 11th
आईपी इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस। यहाँ आपको क्लिक करना है वॉच नाउ पे। जैसे ही आप वॉच नाउ पे क्लिक करोगे तो अभी तक जितनी भी वीडियोस मैंने बनाई हैं वो सब आपको यहाँ पे लाइन से सिक्वेंशियल ऑर्डर में मिल जाना है। तो जिस भी वीडियो में आपको डाउट है आप इस तरीके से अपने डाउट को क्लियर कर सकते हो। ओके, सो स्टूडेंट्स, मैग्नेट ब्रेन्स आपको 100% फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा है क्लास नर्सरी से लेकर 12th तक, ताकि आप अपने एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स को स्कोर कर सके। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ इस चैप्टर के। तब तक के लिए स्टे हियर, स्टे हैप्पी। थैंक यू सो मच।